टुडे वी विल स्टडी अबाउट इंजाइम्स। आज हम इंजाइम्स के बारे में स्टडी करेंगे और इंजाइम्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है। तो एक टर्म हम यूज करते हैं इंजाइमोलॉजी। ये बोलेंगे कि इंजाइमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट structure of enzymes, definition of enzymes, nomenclature of enzymes, function of enzymes, as well as their relation between each other। यानी एक इंजाइम से दूसरे इंजाइम्स का क्या रिलेशन होगा, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका फंक्शंस क्या होंगे, फिर उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। ये एक सब्जेक्ट हो जाता है इंजाइमोलॉजी। उसमें हम लोग इसका स्टडी करते हैं। और इंजाइम्स को बोला जाता है कि जैसा कि हम लोगों ने अमीनो एसिड पढ़ा था, प्रोटीन्स के बारे में स्टडी किया था, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेसियस इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। तो यहाँ बोला जाता है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स जो होता है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो क्या होता है, प्रोटीनेसियस नेचर का होता है। एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, यानी ये एंजाइम्स जो होता है ये कैटालिस्ट का काम करता है। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। और यहाँ एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कैटालिस्ट इज एक्सेलरेट द रिएक्शंस। रिएक्शंस जो होंगे उसको क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। कौन सा रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन कहाँ होता है, तो हमारे बॉडी में होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा भी था कि हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होता है दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के बारे में भी थोड़ा हमने स्टडी किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस एंड एनाबॉलिज्म इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यानी एनाबॉलिज्म में क्या होता है, कुछ बनता है, बिल्डिंग ब्लॉक बोलेंगे। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव। जैसे एग्जांपल डाइजेशन हो गया किसका, कैटाबॉलिज्म का। एनाबॉलिज्म का एक एग्जांपल हो जाता है फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एंजाइम्स जो होगा ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का काम करेगा। इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। तो ये बोलते हैं कि द मोलेक्यूल्स अपॉन विच एंजाइम्स में एक्ट आर कॉल्ड द सबस्ट्रेट। यानी एंजाइम्स जिस मोलेक्यूल पर वर्क करता है, यानी जिस मोलेक्यूल्स पर ये एक्ट करेगा उस मोलेक्यूल्स को बोला जाता है सबस्ट्रेट। तो ये एंजाइम्स अपना वर्क किस पर करता है, सबस्ट्रेट पर करता है। एंड द एंजाइम कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू डिफरेंट मोलेक्यूल्स नोन एज प्रोडक्ट। और ये एंजाइम जो होगा किसी मोलेक्यूल पर वर्क करता है और वो मोलेक्यूल कन्वर्ट कर जाता है किसी दूसरे मोलेक्यूल्स में। तो जिस पर ये एंजाइम एक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट। और एक्ट करने के बाद जो मोलेक्यूल का फॉर्मेशन होगा या जिस मोलेक्यूल में कन्वर्ट कर जाता है दैट मोलेक्यूल्स आर कॉल्ड द प्रोडक्ट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। यानी कोई ये एंजाइम है और किसी मोलेक्यूल पर ये वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है किसी मोलेक्यूल पर, उस मोलेक्यूल को हम लोग यहां बोलते हैं सबस्ट्रेट। After acting of enzyme on these molecules is converted into the another molecule। तो ये मोलेक्यूल यहाँ पर एक दो कोई भी मोलेक्यूल्स हो सकता है, ये कन्वर्ट करता है, जिस मोलेक्यूल में कन्वर्ट करता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। एंड एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच एक्ट एज कैटलिस्ट इन अ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कहा जाता है कि जो एंजाइम्स होगा वो क्या करता है हमारे बॉडी के सेल्स में, और या हमारा जो बॉडी ऑर्गेनिज्म होगा या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल हो सकता है, ठीक है, प्लांट में भी बहुत सारे एंजाइम्स होता है और हार्मोन्स होता है, इसको फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। वो प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। बहुत सारे इंसेक्ट होंगे, बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, सब में क्या होता है जो मेटाबॉलिज्म होगा उस मेटाबॉलिज्म के लिए और जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एंजाइम्स।
और इंजाइम्स जो होता है प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। जितने भी इंजाइम्स होगा प्रोटीनेशियस नेचर का होगा एक्सेप्ट राइबोजाइम। अब देखेंगे कि ये इंजाइम्स जो होगा जब इस सबस्ट्रेट पर वर्क करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो दे हैव रिक्वायर्ड अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड पार्टिकुलर पीएच। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए उसके लिए या पार्टिकुलर पीएच चाहिए, या बोलते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर या रेंज ऑफ पीएच, यानी एक मिनिमम टू मैक्सिमम कितना टेम्परेचर होना चाहिए, मिनिमम टू मैक्सिमम कितना पीएच होना चाहिए जिस पर इंजाइम्स जो होगा वो वर्क करेगा और प्रोडक्ट में क्या करता है कन्वर्ट करता है। यदि लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा जो रेंज होना चाहिए जिसपे एक पर्टिकुलर रेंज होता है जिसपे इंजाइम्स काम करता है, तो लोअरिंग द टेम्परेचर उस रेंज से बहुत कम कर दिया जाए टेम्परेचर को, या टेम्परेचर बहुत लो हो जाए या बहुत टेम्परेचर हाई हो जाए तो क्या होगा ये इंजाइम्स जो होता है अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। और इंजाइम्स को काम करने के लिए एक पार्टिकुलर पीएच चाहिए या रेंज चाहिए कि पीएच इतना पीएच चाहिए। तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑल इंजाइम्स act upon substance in our body and convert the product on 37 डिग्री। यानी हमारे बॉडी में कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म अगर होगा तो मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना चाहिए 37 डिग्री चाहिए। इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं रिसर्च फील्ड में जाते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होता है, यानी कुछ एक्टिविटी देखना है उस एंजाइम्स को, तो हम लैब में काम करते हैं और लैब में जब बॉडी से बाहर हम काम करते हैं वो सारा कंडीशन लैब में जब प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं इन विट्रो कंडीशन। तो इन विट्रो कंडीशन के लिए जब हम एंजाइम की एक्टिविटी हमें देखना होगा या कोई भी एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करता है उसको कैसे देखते हैं, तो उस एंजाइम के लिए सबसे पहले लैब में काम करना रहता है, उसको इन विट्रो बोलते हैं। उसके बाद एनिमल पे काम करते हैं जैसे माइस रैबिट वगैरह पे काम करते हैं उसको बोलते हैं इन विवो। तो इन विट्रो यानी लैब में जब काम करेंगे उस एंजाइम की एक्टिविटी देखना होगा। जैसे एक एंजाइम एग्जांपल लेते हैं पेप्सिन, तो पेप्सिन के लिए क्या चाहिए लगभग 1 to 2 के बीच में पीएच उसको चाहिए, तो उसकी एक्टिविटी को हमें देखना है। ये हमारे साइंटिस्ट जो ये खोज करते हैं देखते हैं कि ये इसकी एक्टिविटी जो होगा इस टेम्परेचर पर इस पीएच पे होगा। तो जब लैब में हम काम करते हैं तो वहां पर क्या होगा इंक्यूबेटर रहता है जिसपे हम टेम्परेचर 37 डिग्री रख देते हैं। और पीएच क्या होगा हमारे बॉडी में एंजाइम्स को वर्क करने के लिए पीएच कितना चाहिए 74। अगर 74 से बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर कर जाए, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा कि एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाता है बोल सकते हैं स्लो हो जाएगा। या बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया या बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या हुआ डिक्रीज कर गया तो क्या होगा बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी होगा या बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी होगा उस एंजाइम्स का दैट प्रॉपर्टी में बी लॉस। वो क्या होगा वो प्रॉपर्टी क्या हो जाता है लॉस कर जाता है। तो एंजाइम का जो फंक्शन होना चाहिए जो उसका केमिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए वो लॉस कर जाता है। तो क्या होगा एंजाइम सबस्ट्रेट पर वर्क करेगा नहीं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता नहीं है। तो अब केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम्स आर द बेसिस ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। सेल की जितनी भी एक्टिविटी है और हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑल रिएक्शंस आर अकर्स इन द सेल। सेल्स के अंदर में जितने भी रिएक्शंस होता है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं एनर्जी जो बन रहा है और या जो भी एक्टिविटी हमारी हो रही है उसके लिए क्या होता है मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कहाँ होता है सेल में होता है। तो सेल में कोई भी एक्टिविटी होगा या कोई भी रिएक्शन होगा तो उसके लिए क्या चाहिए एंजाइम चाहिए। तो ये बोला जाता है कि केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स आर द बेसिस ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। सेलुलर एक्टिविटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम्स। Thus, enzymes are essential for healthy life. यदि स्वस्थ आदमी है या रहना है उसके लिए क्या चाहिए एंजाइम्स का एसेंशियल होना मतलब जरूरी है एंजाइम्स। अगर हमारे बॉडी में कोई भी एंजाइम्स अगर लॉस कर गया या कोई ऐसा एंजाइम्स है जो नहीं बन रहा है बहुत सारा डिजीज होगा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये हमने देखा कि एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पूरा ये बेसिक कंसेप्ट था एंजाइम्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स।